Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. एंड गाइस, एज पर प्रॉमिस शाम को 6 बजे मिलने वाले प्रॉमिस के साथ और पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ हम प्रेजेंट हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 में। चलिए देखते हैं इस वाले चैप्टर में अब हमें क्या क्या मिलेगा। चलिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। पिछले पार्ट में तो हमने देखा था कि जनजातीय लोग रहते कैसे थे, उनका जनजीवन कैसे चलता था, कैसे वो काम अपना किया करते थे। बट इस वीडियो में इस चैप्टर के इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने आके ऐसा क्या किया कि वो लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ गई कि उन लोगों को विद्रोह करना पड़ा। ठीक, चलिए। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। कैसे, देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। सबसे पहले मुखिया, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले तो बहुत उसमें एरियाज़ में मुखिया सर पर चढ़ता था, बट अंग्रेज़ों के आने की वजह से उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी छीन ली गई। और चीज़ें तो मिल रही थी, जैसे कि गांवों पे ज़मीन का मालिकाना हक, बट और जो चीज़ें मिलने वाली थी, जैसे औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत थी, इलाके पे नियंत्रण होता था, कहीं जगह खुद की पुलिस होती थी, वन प्रबंधन, ज़मीन, सब कुछ जो भी होता था ब्रिटिशर्स के आने के बाद चेंज हो गया। अच्छी खासी ताकत लेके चलने फिरने, घूमने और जीने वाले मुखिया अब अंग्रेज़ों के एक तरह से अंडर में आ गए और अंग्रेज़ों को उनको नजराना, मतलब कुछ गिफ्ट्स अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग देना पड़ता था और अपने एरियाज़ में थोड़ा सा अपने ही हैसियत के अकॉर्डिंग कंट्रोल बना के रखना पड़ता था। सीधी सी बात ये थी, अंग्रेज़ों के आने से मुखियाओं की जो रिस्पेक्टेड प्लेस था, जो एक सम्मान्य जगह थी, वो ख़त्म हो चुकी थी और जो मुखिया थे वो लोग परंपरागत कामों को करने से भी लाचार हो गए। और अब देखते हैं कि मुखियाओं की इतनी बुरी हालत के बाद जो घुमंतु काश्तकार थे उनका क्या हाल हुआ। मुखियाओं को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं जो काश्तकार थे। उनसे तो खैर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि भाई वो एक जगह टिक के काम करें, क्योंकि काश्तकार मतलब उनके पास टैलेंट होता था जो कमाने में, रोज़ी रोटी में या रोज़गार चलाने में हेल्प करता था। अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा होता था। बट जैसे मान लीजिए आज किसी जगह पे कोई भी इंसान मिला या कोई भी टैलेंट मिला, अगले दिन या फिर अगले महीने या फिर अगले साल वो बंदा वहीं मिल जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती थी। और अंग्रेज़ों को तो चाहिए था अपना भाई फिक्स होना चाहिए सब कुछ। तो उन लोगों ने क्या किया भाई, उनको ज़मीन माप के दे दी, तोल के दे दी और कह दिया आपको इस पे इतना टैक्स पे करना है। और जो झूम काश्तकार थे उनको स्थायी रूप से बसाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, बट वो रही नाकामयाब। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनकी जो खेती थी ना वो अच्छी उपज नहीं दे पाती थी। तो जो लोग थे अच्छी खासी विल पावर के थे, वो लोग डटे रहे अंग्रेज़ों के सामने। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करने दिया जाए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी ही तरीके से काम करेंगे। जैसे सही बात है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपने तरीके से काम करना ही अच्छा लगता है, इवन वो दूसरे के तरीके से काम कर भी नहीं सकते। आई एम वन ऑफ दैम। एंड जब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई नहीं कुछ होने वाला है, फाइनली अंग्रेज़ों को उनके सामने झुकना पड़ा और उनको घुमंतु खेती की छूट दे दी गई, वो भी जंगलों के कुछ हिस्सों में। वन कानून, मतलब कि ऐसे कानून जो कि वन से रिलेटेड होते हैं, वन के लिए बनाए जाते हैं, वन के पशु पक्षियों के लिए या फिर उसमें रहने वाले इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। बट टाइम था अंग्रेज़ों का, प्रॉब्लम किसको होनी थी, आदिवासियों को। तो
कुछ कानून ऐसे भी बनाए गए जिससे आदिवासियों को प्रॉब्लम हुई और उनकी जो रोज़मर्रा था, जो उनकी जीवनचर्या थी, वो भी प्रभावित हुई। देखते हैं हम आगे ऐसा क्या क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात तो अंग्रेजों ने किया क्या, पूरे ही जंगलों पे अपना नियंत्रण कर लिया और जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कह दिया कि आप लोग यहाँ पे नहीं ऐसे ही घूम सकते, यह राज्य की संपत्ति है। और तो और हद क्या की, कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन घोषित कर दिए। आरक्षित वन इन द सेंस, जैसे आजकल हम ये देखते हैं ना कि टाइगर रिजर्व्स हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, ऐसे करके ना आरक्षित वन उसको घोषित कर दिया। ये आरक्षित है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी आज्ञा आपको सरकार ने नहीं दी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना था, जो झूम काश्तकार थे, जो कि झूम की खेती पे ही निर्भर थे, उन लोगों को तो भाई जिंदा रहना ही था और जिंदा रहने के लिए उनको मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ गया। और एक प्रॉब्लम और आई, जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने के पाबंदी लगा दी, तो चैलेंज क्या आया, उन्होंने रेलवे स्लीपर्स के लिए, स्लीपर्स आपको पता है ना कि कुछ कोचेज होते हैं, उसमें कोई स्लीपर क्लास होता है, कोई एसी क्लास होता है, कोई नॉर्मल क्लास होता है, ठीक है। स्लीपर्स के लिए उन्होंने पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह के लिए मजदूर का इंतजाम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बट जो औपनिवेशिक अधिकारी थे, उन्होंने इसका भी सल्यूशन निकाल ही लिया और झूम काश्तकारों को बोला कि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े आप लोगों को जंगल में दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, शर्त थी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और जंगलों की देखभाल करनी भी होगी। और देखिए क्या लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या फैंटास्टिक आइडिया निकाला, कम श्रम में ज़्यादा काम करवाने का। सस्ता श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था, स्लीपर्स। तो यहाँ पे जो स्लीपर्स है वो स्लीपर क्लासेस के लिए नहीं, बल्कि जैसे ट्रेन की लाइंस होती है ना, एक सेकेंड में दूसरा कलर ले लेती हूँ, जो रेलवे की लाइंस होती है, इनको सेट करने के लिए, ये तो लोहे की होती है तो सबको मालूम है, बट इन दो लाइंस को आपस में जोड़ के रखने के लिए इनके बीच में ना कुछ ऐसे ना लकड़ियाँ यूज़ की जाती है ताकि ये दो लाइनें आपस में ऐसे जुड़ी रहे, ठीक है। तो इन स्लीपर्स के लिए उनको पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी, ठीक है। और एक यहाँ पे छोटा सा नोट दिया गया है कि वेरेल एल्विन ने क्या बोला, अंग्रेजों के इस देश में जीना बहुत कठिन है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने ये तो मना कर दिया, कह दिया हम नहीं मानने वाले हैं, हम तो जैसे रह रहे थे ऐसे ही रहेंगे, जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी नियम कानून थे, हम उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, आपके बात नहीं मानेंगे। इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे टकराव हुए और कई बार तो खुलेआम बगावत भी हो गई। 1906 में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1906 में संगमा द्वारा आसाम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह है। इसी तरह के विद्रोह थे, बिजनेस की प्रॉब्लम, व्यापार की समस्या। आदिवासी जो लोग थे वो बिजनेस वगैरह बेचारे थोड़ा जल्दी नहीं समझ पाए, तो वो सिर्फ एक्टिविटीज़ नोटिस कर रहे थे कि व्यापारी और महाजन जंगलों में बहुत जल्दी आने लगे थे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और मजदूरी पर रखने के लिए
किसको? आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आने लगे थे, वो भी जल्दी जल्दी टाइम पे, ठीक है। पहले एक पर्टिकुलर टाइम डिस्टेंस के बाद वो लोग आते थे, बट वो लोग थोड़ा जल्दी आने लगे ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सिल्क का एग्जाम्पल लिया गया है कि जो इंडियन सिल्क था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगी, स्पेशली यूरोपीय मार्केट में, ठीक है। तो अच्छी गुणवत्ता भाई सबको अच्छी लगती है, इंडिया वाले भाई क्वालिटी अच्छी यूज़ करते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ने लगा, और जैसे कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे देश की जो भी ज़रूरत की फसलें थे उन फसलों को हटा के अंग्रेज़ों ने मजबूर कर दिया लोगों को ऐसी फसलें उगाने के लिए जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक। तो ऐसे ही इसी सीरीज़ में अंग्रेज़ों ने रेशम उत्पादन पर जोर दिया, और वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, ठीक है, रेशम के कीड़े पालते थे, और रेशम के व्यापारी अपने एजेंट्स को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 या 4 रुपए ही मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया, नाम ध्यान रखना कि गया को पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? बर्दवान, ठीक। बर्दवान या फिर गया भेज दिया जाता था। बट इस सीरीज़ में हो क्या रहा था, ये चीज़ बेची तो जा रही थी, बट जो बीच के बिचौलिए थे ना, जो एजेंट्स थे, उनको फ़ायदा हो रहा था। जो रेशम का उत्पादन कर रहे हैं उनका प्रॉफिट इतना नहीं था, उनको तो बल्कि लॉस ही था इस वाली चीज़ में। काम की तलाश, काम इंसान को पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देता है, कहाँ कहाँ किसी की पोस्टिंग हो जाती है और अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। ऐसे लोगों को ठेकेदारों के, जो ठेकेदार होते थे ना, वो अपॉइंट करते थे, और ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि घर भी नहीं जाने देते थे। किस लिए? क्योंकि असम की चाय बगानों और झारखंड की कोयला खदान में काम करने के लिए आदिवासियों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। हमें एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में इस इमेज में समझाया गया है कि देखिए बिहार के कोयला खनिक 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदान बहुत फेमस है। ये दोनों जगह में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर तोड़ता था बल्कि सच में खतरनाक था। इवन अगर 1900 दशक की रिपोर्ट देखी जाए तो 1920 के दशक में देश की कोयला खदान में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मर जाते थे। और फिर क्या हुआ? 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए। 1831 और 1832 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ले विद्रोह हुआ। और जिस पर्सनालिटी के बारे में हमने अपने पार्ट 1 के स्टार्टिंग में बात की थी, बिरसा मुंडा, तो वो भी कुछ इसी ही टाइप के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जी, अब पढ़ते हैं वीर बिरसा मुंडा के बारे में। 1870 के दशक में के मध्य में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन से ही निकला था भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते, ठीक है। उनकी परवरिश पोहोडा के आसपास जंगलों में हुई, बट गरीबी से लाचार पिता को वही काम तो चाहिए था, इधर से उधर उनको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था। और छोटी एज में, मतलब लड़कपन में, मतलब जो बचपन का टाइम होता है उसमें ही बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह के बारे में सुन लिया था, और कई बार उन्होंने ये देखा भी था कि भाई जो और नेता वेता है
वो कैसे विद्रोह को कह रहे हैं कि मतलब विद्रोह का आह्वान कर रहे हैं। बिरसा मुंडा ने वे कहानियाँ भी सुनी जब वो लोग दीकू मतलब जो बाहर के लोग थे उनके शासन से फ्री थे। वो एक स्वर्ण युग था। ओब्वियसली अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं, तो वो आपके लिए स्वर्ण युग ही होगा। फिर अगर आपको कोई ज़बरदस्ती प्रेशराइज करता है, आप पे ज़ोर डालता है उनके तरीके से जीने के लिए, तो इंसान परेशान ही होता है। उसके बाद क्या हुआ कि बिरसा मुंडा को मिशनरी स्कूल मतलब कि जो बाहर के लोग थे ना, उनके स्कूलों में जाने का मौका भी मिला, वहाँ के उपदेश सुने। वहाँ भी उन्होंने ये सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन गए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बट बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म, हमने पहले भी क्लासेस की NCERT में पढ़ा है वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है। उनके साथ भी कुछ समय बिताया। उसके बाद उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता फिर दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे वो उन विचारों से। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का भी आंदोलन था। बोलते थे मुंडाओं को, बिरसा मुंडा की वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखे और डायन और जादू टोनों में विश्वास बिल्कुल भी ना करे। बिरसा मुंडा मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा शोषणकारी थे, बिरसाओं की जीवन शैली को ख़त्म कर रहे थे, मुंडा लोगों की जीवन शैली को ख़त्म कर रहे थे। तो इन लोगों का भी विद्रोह बिरसा ने लगातार किया। 1895 में बिरसा मुंडा ने बोला अपने अनुयायियों को कि ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना की, ऐसे सतयुग की चर्चा करते थे कि जब मुंडा लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती क्षणों को नियंत्रण भी करते थे, पेड़ बगान लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और वही ईमानदारी से जीते थे। अपने रिश्तेदारों का, अपने लोगों को नहीं वो मारते थे। और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह पर टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। एंड दिस इज़ ऑब्वियस कि वही अंग्रेज़ों को बिरसा के आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी होगी। और यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापित करना था, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, जो मिशनरी थी, वो अपने कल्चर थोप रहे थे, ठीक। और जो हिंदू भूस्वामी थे, वो उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे। तो इन लोगों को ही वो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते थे अपने समाज के लिए, ठीक है। मिशनरी एक तरह से होता है जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और 1895 में बिरसा को ही गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। पर उठे तूफान को कौन रोक सकता है। 1857 में बिरसा मुंडा और ज़्यादा अच्छे से लग गए और उन्होंने आह्वान किया कि भाई इन रावणों को, मतलब कि दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दो। उन्होंने चर्चिस पे अटैक कर दिए, महाजनों और ज़मींदारों की संपत्तियों पे धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा, पॉइंट टू बी नोटेड, सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक माना जाता। आंदोलन जो किया गया था वो 2 मायनों में तो बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक ताकतों को, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दीकू लोग, मतलब जो बाहर के लोग थे, आदिवासियों की ज़मीन पे आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे। और दूसरा, जता दिया गया था कि आदिवासी भी सक्षम हैं अपनी रक्षा करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, ठीक। और अपने खास अंदाज में भी सबको पता है भाई, जो जनजाति लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके खुद के कुछ अलग कल्चर,
अलग रीति रिवाज, अलग रस्में होती है, ठीक है। उन्होंने उसी खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। बट सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और ये आंदोलन थोड़ा फीका, थोड़ा ठंडा पड़ गया। और सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। जाने से पहले एक बार लाइक तो कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि मैं और भी वीडियोस लाते रहूं। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 6 बजे। सो टिल देन, टेक केयर, गुड लक।